Welcome students. So dear students, now this is the fourth video lecture of this chapter and rest of information you can see on your phone display. You need to open the page number 37. So we were on using words. So here we have to understand onomatopoeia means we have to understand what is onomatopoeia. Onomatopoeia is creating or using words that include sounds that are similar to the noises the words refer to. ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है जो उसके साउंड के हिसाब से, जो इसके नॉइस के हिसाब से होते हैं। जिस तरह की नॉइस होती है, जिस तरह की आवाज होती है, उस साउंड का वही नाम रख दिया जाता है। जैसे हिस, इस साउंड और नेम दोनों एक ही है। Read this sentence from the text. The bones in every finger have been smashed at least once. जो फिंगर की बोन थी, हर एक फिंगर की जो बोन थी वो एटलीस्ट एक बार स्मैश्ड हो गई थी। स्मैश्ड जो वर्ड है, स्मैश जो वर्ड है, स्मैश का मीनिंग होता है टूटना। जैसे गिलास, जब कांच का गिलास ऊपर से नीचे धरती पर गिरता है तो जो आवाज आती है उस आवाज को बोलते हैं स्मैश। तो द हाईलाइटेड वर्ड इज एन ओनोमेटोपिया वर्ड। जो यहाँ पे स्मैश वर्ड दिया गया है वो ओनोमेटोपिया वर्ड है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी साउंड या नॉइस के हिसाब से उसी का वही नाम रख दिए जाते हैं। दोज आर कॉल्ड ओनोमेटोपिया वर्ड्स, राइट? कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Identify the onomatopoeia words in these sentences by underlining the words that imitate sounds. Write what who makes these sounds. यहाँ पे आपने ओनोमेटोपिया वर्ड्स फाइंड आउट करने कि कौन से वर्ड्स हैं और उनको कौन प्रोड्यूस करता है, वो किस तरह के थिंग्स से प्रोड्यूस होते हैं, वो आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है और बताना है। देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द डेड लीव्स रस्टल्ड इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। डेड लीव्स क्या होता है कि ऐसे लीव्स जो सूख गए होते हैं। जब हवा चलती है तो सूखे हुए जो लीव्स होते हैं अपनी शान से सरकते हैं, इधर से उधर जाते हैं, जो नॉइस पैदा करते हैं उस नॉइस को बोलते हैं रसल। तो डेड लीव्स रसल्ड इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो रसल वो साउंड का नाम है, डेड लीव्स के सरकने का। अब वो रसल कौन साउंड प्रोड्यूस करते हैं? डेड लीव्स, यानी कि लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि साउंड कौन सा है और उन साउंड्स को कौन से क्या चीजें उनको प्रोड्यूस करती हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लीव्स प्रोड्यूस करते हैं रसल साउंड को, राइट? सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू, एंड सेम यू हैव टू डू द एक्सरसाइज नंबर बी आल्सो। राइट द साउंड वर्ड्स दैट रिलेट टू दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स से कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। जैसे रेन, पीटर पैटर। जब रेन होती है तो बरसात होती है तो किस तरह की आवाज आती है? पीटर पैटर, इस तरह का साउंड आता है। जब कार बहुत स्पीड में चलती है तो किस तरह का साउंड होता है? जूम। तो इन जो वर्ड्स दिए गए हैं एक तो आपको एग्जाम्पल के रूप में किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है। तो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड वर्ड्स यू हैव टू राइट देयर साउंड्स, राइट? Now let's come on the assessment of speaking and listening. So here I am going to speak out a passage and you have to listen that passage. Then on the behalf of that passage you have to fill this exercise. Basically this is for your listening practice, right? मैं एक पैसेज आपको रीड आउट करूंगा, उस पैसेज के हिसाब से आपने ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ये आपने फिल करनी है। बेसिकली आपकी यहाँ लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होने वाले हैं। देखो, जैसे टाइप ऑफ पेंटिंग, इसमें जो पेंटिंग्स के नाम आएंगे वो नाम यहाँ पे लिखने हैं। मीडियम एंड सरफेस यूज्ड। मीडियम का मतलब होता है कि माध्यम, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं उस पेंटिंग में, और कौन सा किस सरफेस पे बनती है। सरफेस यानी कि वुडन पे बनती है या फिर स्टील पे बनती है, एल्यूमिनियम पे बनती है, ग्लास पे बनती है,
कनवास पे बनती है, पेपर पे बनती है, वो पेंटिंग किस पे बनती है। फिर अदर डिटेल्स, उसकी कुछ और डिटेल्स है तो वो मेंशन करनी है. नाउ यू हैव टू लिसन द पैसेज आई एम गोइंग टू स्पीक. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, देन you have to fill this exercise. Now I am going to start. One of many forms of creative expression is painting. The art of applying color, pigment, or paint to a solid surface is known as painting. Usually, painting is done using a brush, but there can be many other tools for painting, like knives, sponges, and airbrushes. There are several types of painting depending upon the medium that is being used. The most common type being oil painting. Oil painting can often be very messy, but it is suitable for almost all the styles of painting. Oil paints use a drying oil as a binder to the pigments. Oil painting can be done on canvases, sheets of paper, glass, aluminum, and walls. Oil painting dates back to the 7th century when it was first used by Indians and Chinese. The end result of oil painting has a smooth, buttery feel and a wonderful scent to it. In watercolor, painting pigments are suspended in a water-soluble medium. The traditional and most common surface for watercolor is paper. However, it has been used on other surfaces like leather, wood, canvas, papyrus, and fabric. Another form is acrylic painting, which is done using acrylic resins. Acrylic paints can be used after diluting them in water. They become water resistant when dry, and they dry quickly. They are considered to be less affected by heat or other damaging factors. As compared to oil paintings, any surface that is not oily or shiny can be used for acrylic painting. Hardwood panels, fiberboard, metal and plastic surfaces are ideal for such paintings. There are many other types of painting besides these, and newer techniques are evolving every day. Now it is ended. So on the behalf of this listening, you have to fill this exercise, and if you want to read this passage, you need to open the page number 164 of your course book. It will be in the end, right? Now let's come on the pronunciation part. Say these words aloud. Notice that the letters in the bold in these words have the same sound. आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं और अपने ऑब्जर्व करने हैं, नोटिस करने हैं कि इनका जो साउंड है वो सेम है. When, won't, way, whistle. When, won't, way, whistle. You need to see that v sound is there. Come on the next exercise. Now say these words aloud. Notice that the letters in bold in these words have the same sound. Year, yes, yellow. Year, yes, yellow. So starting sound is year. Now let's come on the next page.
Page number 39. According to the dictionary, persuade means make someone do or believe something by giving them a good reason to do it or by talking to that person. परसुएड का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है किसी को मनाना या किसी को राजी करना. Persuasion skills are very important in our life. We must persuade a lot of people for a lot of things in our day-to-day life. So it is essential to learn how to speak persuasively. किसी को परसुएड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों को परसुएड करते हैं, मनाते हैं किसी बात के लिए. हाउ कैन यू बी परसुएसिव? बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. आप परसुएसिव कैसे बन सकते हो? किसी को राजी करने वाले, किसी बात पे मनाने वाले कैसे बन सकते हो? बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. इस बात के लिए क्लियर रहो कि तुम क्या चाहते हो सामने वाले से, जिसको आप मनाने वाले हो किसी बात के लिए. Think for the point of view of the listener and how he or she is likely to react. लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि जब वो तुम्हारी बात को सुनेगा या सुनेगी तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा. अपने आप को लिसनर बन के महसूस करना है कि आप अगर लिसनर हो तो क्या रिएक्ट करो. अपील टू द लिसनर इमोशंस और लॉजिक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिसनर के, सुनने वाले के इमोशन और लॉजिक को भी समझो. लिसन केयरफुली टू द अदर पार्टी. जिसको आप परसुएट करने वाले हो उसको भी सुनो कि वो क्या कहना चाहता है या चाहती है. बी रेडी फॉर अ कॉम्प्रोमाइज इफ रिक्वायर्ड. कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी रहो अगर उसकी जरूरत है तो. वर्क इन द पेयर्स एंड इनेक्ट वन ऑफ दिस सिचुएशन. पेयर में काम करो और इस सिचुएशन को इनेक्ट करो. Persuade your father to take you out for a dinner on Friday night. Second, persuade your teacher to arrange a visit to a local chocolate factory. तो आपके पास दो सिचुएशन है कि आपने अपने फादर को परसुएड करना है, मनाना है फ्राइडे नाइट को डिनर बाहर करने के लिए. फिर है अपने टीचर्स को मनाना है, अरेंज करने के लिए कि लोकल फैक्ट्री में एक विजिट करें. यू नो, वी आर नॉट अलाउड टू गो outside unless it is very essential. So instead of this practice, you can do one thing. You should try to persuade your father to watch a movie online at home together with your family members. अपने फादर को परसुएड करना है कि वे आपके साथ रात को इवनिंग में एक मूवी देखें फैमिली मेंबर के साथ. इस बात के लिए परसुएड करने की कोशिश करनी है और ये पॉइंट आपने अपने फादर के सामने रखना है. And you have to speak this point in English. You should try to speak in English so that your speaking skills will be improved, right? Second B part, talk about why it is important to be kind. Describe a situation when someone was kind to you. इस बारे में भी बात करो कि काइंड होना यानी कि दयालु होना क्यों जरूरी है. एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करो जब तुम्हारे लिए कोई दयालु था, यानी कि किसी ने तुम पर दया की, किसी ने तुम्हारी हेल्प की. ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करो, ऐसी सिचुएशन को बताओ. थिंक अबाउट दीज पॉइंट्स. जब सिचुएशन को बताओगे तो इन पॉइंट्स के बारे में आपने थिंक करना है, बताना है. हु वॉज इट? वो कौन था जिसने आपकी हेल्प की, जो आपके लिए काइंड बना. व्हेन एंड वेयर वॉज इट? ऐसा कब हुआ, कहाँ हुआ. हाउ डिड दिस पर्सन हेल्प यू? उस पर्सन ने तुम्हारी कैसे हेल्प की. How did you feel after receiving help? हेल्प रिसीव करने के बाद आपने कैसा महसूस किया. Have you helped someone in need? क्या तुमने क्या कभी किसी की हेल्प की है नीड में. Is it important to be kind to one another? किसी और के लिए काइंड होना क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या ये जरूरी है. So you should try to give the answer, and this discussion you can do with your family members. Now let's come on the writing part. After reading the story, you wish to visit a local art gallery along with your classmates to view and appreciate the artworks displayed there. Write an application to your class teacher requesting him or her to arrange a class visit to an art gallery.
ये स्टोरी पढ़ने के बाद आप विश करते हो कि आप एक आर्ट गैलरी में जाओ अपने क्लासमेट्स के साथ, तो आप अपनी क्लास इंचार्ज को एक एप्लीकेशन लिखोगे जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि वे एक क्लास विजिट यानी कि आपकी पूरी क्लास के साथ एक विजिट करें किसी आर्ट गैलरी में, उसको अरेंज करें। उसके लिए आपने रिक्वेस्ट करनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। फॉलो दिस फॉर्मेट, आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सेंडर एड्रेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव टू राइट योर एड्रेस, देन डेट, रिसीवर नेम एंड एड्रेस, रिसीवर का नेम एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। बेसिकली जब हम स्कूल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिसीवर का नेम और एड्रेस नहीं लिखते, हम उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल जो वर्ड है वो लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्लास इंचार्ज लिखना है, द क्लास इंचार्ज लिखना है, उनका नेम नहीं लिखना, राइट। सैल्यूटेशन डियर सरिया मैम, सब्जेक्ट लाइन जो सब्जेक्ट हमारा वो लिखना है, बॉडी जो हम बात लिखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि यू आर ओबीडियंटली और सिंसियरली, दिस वर्ड्स यू हैव टू मेंशन। सेंडर नेम, आपका नेम लिखना है। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। नाउ लेट्स कम ऑन द punctuations. Punctuation, we have to understand punctuation means like putting the uh, comma or like full stop or interrogation mark. These are called punctuation marks. So here we are going to understand a comma is used in several instances. The comma is used. जो comma है बहुत जगह यूज होता है। पहले कहाँ यूज होता है? To separate the elements in the series three or more things. जब किसी सीरीज में, किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स एक ही बात के दिए जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम कोमा लगाते हैं। जैसे she ate any she ate an ice cream, a bar of chocolate and a guava. तो ये थ्री थिंग्स के नाम दिए गए हैं जहां पे हमने कोमा यूज किया। सेकंड, along with the conjunction but and for nor yet or so to connect two main clauses. जब जो क्लोजेस को जब कोई कंजंक्शन जोड़ती है, जैसे एंड, बट, फॉर, नोर, येट और सो, अगर ये कंजंक्शन हो, दो क्लोजेस को जोड़े तो इनके बाद हमने कोमा लगाना होता है। जैसे माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट टू प्ले बट आई कुडंट रेजिस्ट टू द फाइन वेदर। तो हमने प्ले के बाद हमने यहाँ कोमा लगाया क्योंकि उसके बाद कंजंक्शन बट है। टू सेट ऑफ इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स, जब हम इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स प्रयोग करते हैं तब भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्राउड किंग। तो इस तरह के जब हम इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन वर्ड्स प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, उस समय भी हम कोमे का प्रयोग करते हैं। टू सेपरेट डिपेंडेंट क्लोजेस, जब हम डिपेंडेंट क्लोजेस को अलग करते हैं उस कंडीशन में, ये क्लोजेस जो तुम्हें ग्रामर में सिखाए जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होते हैं। जब डिपेंडेंट क्लोजेस को अलग किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लोजेस से तब भी हम कोमा लगाते हैं। जैसे द गर्ल हु इज वियरिंग द रेड ड्रेस, जो हु इज वेयरिंग द रेड ड्रेस ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, तो जो गर्ल के बारे में लिखा गया इसलिए इसको कोमा से अलग किया गया। एंड टू मार्क डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से पहले भी हम कोमा लगाते हैं। जैसे राम सेड, राम के बाद कोमा, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच। On the behalf of this understanding, you have to punctuate these sentences using comma where necessary. You should try to fill this exercise, last exercise.